तो बाल विकास की अवधारणा जो है उसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी। बाल विकास के अंतर्गत ये टॉपिक है जिसमें जैसे हमारे बाल विकास की अवस्थाएं, बुद्धि, व्यक्तित्व या हमारा जो है अधिगम, और साथ में विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक, ये सभी टॉपिक हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो पहला आज का टॉपिक हमारा बुद्धि है। और बुद्धि होती क्या है हम जरा खुद से समझ लें। बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि कोई एक चीज का नाम नहीं है, कोई एक विषय वस्तु कहते हैं कि ये बुद्धि होती नहीं। भाई मैं चीजों को याद करके रख पा रहा हूं, ये भी बुद्धि है। मैं किसी चीज के बारे में सोच पा रहा हूं, ये भी बुद्धि है। चिंतन कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि ये पंखा क्यों चल रहा है, क्या, क्यों, कैसे, यानी तर्क कर रहा हूं, तो वही बुद्धि है। मैं कोई कहानी पढ़कर उसका सारांश निकाल पा रहा हूं, यानी संश्लेषण कर रहा हूं, वही बुद्धि है। मैं किसी एक शब्द की, एक लाइन की व्याख्या कर रहा हूं, यानी विश्लेषण कर रहा हूं, वही बुद्धि है। मैं ऐसे कह सकता हूं एक लाइन में कि समस्त मानसिक योग्यताएं जैसे चिंतन, स्मृति, संश्लेषण, विश्लेषण, तार्किकता, याददाश्त, इन सबको समेकित रूप से, इकट्ठे रूप से अपन क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं या इंटेलिजेंसी कहते हैं। बात सही में आप लोगों को आ रही है? ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं बुद्धि को। बुद्धि है क्या? तो आप लोग पीपीटी में देखेंगे, तो ये पीपीटी आप लोगों को ग्रुप में ही मिल जाएगी और एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो बुद्धि है क्या? तो बुद्धि शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से व्यक्ति की तत्परता, तत्परता मतलब कुछ पूछा आपने तुरंत जवाब दे दिया। आप में से मैंने किसी से कोई प्रश्न किया, शब्द से पहले जिसने आंसर दे दिया, मतलब हमने क्या माना कि उसमें बुद्धिमत्ता है, तुरंत उसने जवाब दे दिया, वो समझ गया भाई। तो तत्परता कह दूं, उसकी तात्कालिकता, उसके समायोजन, मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट। वो किसी भी माहौल में ढल जाए, माहौल के हिसाब से अपने आप को समायोजित कर ले, एडजस्टमेंट कर ले। समस्या समाधान, उसे हमने कोई प्रॉब्लम दे दी, उसे सॉल्व कर लिया। कोई गलत का सवाल दे दिया, सवाल मतलब समस्या ही ये तो है। समाधान की क्षमताओं के संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव की समस्त मानसिक क्रियाएं, समस्त मानसिक क्रियाएं मतलब सोचना, तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, ये सब क्या है? बुद्धि तो है। की योग्यताओं के योग को ही बुद्धि कहते हैं। प्राचीन काल में महान ऋषि मुनि इसे विवेक या मनोविज्ञान में से क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? इंटेलिजेंसी कहते हैं। ठीक भाई, प्राचीन काल में बुद्धि रटने की परिचायक थी। जो जितना रट पाए, जो जितना याद कर पाए, उसे बुद्धि कहते हैं। लेकिन वर्तमान में जब साइकोलॉजी आ गई है, मनोविज्ञान आ गया, तो बुद्धि की परिभाषा, डेफिनेशन बदल गई है। बुद्धि वह योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? विचार विमर्श करता है, सोचता, अपने अंदर मंथन करता है, क्या करूं, कैसे करूं, ये चीज क्या है। निर्णय लेता है कि भाई दो सही, क्या सही गलत में अंतर कर पाता है। नियंत्रण करता है चीजों को, सोच समझकर उपयोगी और अनुपयोगी तथ्यों का चयन करता है, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए ठीक नहीं है। ठीक, तथा वातावरण की परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता। वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त या मूर्त चिंतन, अमूर्त मतलब जो सामने नहीं है, मूर्त मतलब जो सामने है, दोनों की ही चीजों के बारे में विचार कर सकता है, सोच सकता है, मतलब चिंतन करने की योग्यता। समस्या समाधान की योग्यता, इन सभी योग्यताओं के समन्वय को, समन्वय मतलब मेल को हम क्या नाम दिया? हमने बुद्धि नाम दिया। ठीक है, अब जब बुद्धि की बात करते हैं हम, तो बुद्धि क्या है, ये क्वेश्चन अगर हम पूछें तो इस संबंध में ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों के बीच में हमेशा से क्या रहा है? मतभेद। किसी ने कहा ये, किसी ने कहा वो। इस मतभेद को समाप्त करने के लिए कई मनोवैज्ञानिक अनेक बार इकट्ठे हुए और कोशिश की कि अपन सब लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच पाए कि साहब बुद्धि ये होती है। बुद्धि को जानने के लिए 1910 में ब्रिटेन, 1910 में ब्रिटेन में, 1921 में अमेरिका में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। सन 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों का एक अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन भी इस क्षेत्र में हुआ कि साहब बुद्धि है क्या। साइकोलॉजिकलों ने या मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बहुत विचार विमर्श किया। मनुष्य का व्यवहार अन्य प्राणियों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो भैया, हमसे ज्यादा ताकतवर विशालकाय हाथी है, हमसे ज्यादा खूंखार तेज कौन है? शेर है, जहरीला सांप है। पर आपने देखा है कि हम सबको, हम शेर को भी साइकिल चलवा देते हैं सर्कस में, हाथी को डांस करवा देते हैं, सांप को अपन बीन पे डांस नचा देते हैं। इतने ज्यादा हमसे वो हर क्षेत्र में पावरफुल हैं। ना तो हमारे पास शेर जैसे तीखे नाखून
नुकीले दांत हैं, ना हाथी जैसा विशालकाय शरीर है, ना सांप जैसा जहर है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पर हम उन सबसे ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? इंटेलिजेंसी है। हमने बुद्धि के जोर पे सबको कंट्रोल में कर रखा है। ठीक है, बात सही भाई? तो ये इसलिए क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर सबसे उच्च है, हमारा मनुष्य का बौद्धिक स्तर सबसे ऊंचा होता है। अब स्पीयरमैन, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ने कहा है कि हमारी विभिन्न योग्यताओं में संगीत, गणित, यंत्र संबंधी कार्य आदि में जी फैक्टर होता है। आगे आप देखेंगे कि स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, विद्यमान होता है किसी जिसका संबंध बुद्धि से होता है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक आदि कार्यों में अंतर करने की योग्यता है। बुद्धि है तभी तो व्यक्ति क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इनमें भेद कर पाता है व्यक्ति कब? जब उसमें क्या होती है? बुद्धि होती है। ये जो परिभाषा थी, किसकी परिभाषा थी? स्पीयरमैन की। बोरिंग क्या कह रहे हैं कि अपनी औपचारिक परिभाषा में बोरिंग ने कहा है कि बहुत छोटी सी परिभाषा है कि बुद्धि परीक्षण से जो मापता है वही बुद्धि है। यानी कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम जिस चीज को मापते हैं वही क्या होती है? बुद्धि होती है। आगे हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण के बारे में, है ना। तो ये जो है हम देखते हैं कि स्टैफोर्ड बिने ने एक बुद्धि परीक्षण दिया था कि बुद्धि को कैसे नापा जाता है। टर्मन ने फिर बुद्धि आईक्यू का सूत्र दिया था, बुद्धि लब्धि की एक संकल्पना दी थी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इससे हम व्यक्ति की बुद्धि को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। अब बुद्धि की कुछ परिभाषाएं जो आपको एग्जाम में बन सकती हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इनको आप अपने नोट्स में लिख लेना, जिनके पास वो बुक ना हो, है ना, रीट वाली, तो उसमें ये लोग लिख लेना, जिनके पास बुक है तो उसमें से पढ़ लेना। देखिए, उसमें से ध्यान दें, हम रीट से वाली बुक से भी पूरा नहीं पढ़ सकते, और हम इस बुक से मैं भी इसे नहीं पढ़ सकते। हमारे पास बड़ी कस वाली कंडीशन है, क्योंकि इसमें रीट वाली बुक में बुद्धि के बारे में बहुत कुछ दिया, इतना हमको पढ़ना नहीं है ना। वो इसमें फालतू का मटेरियल दिया है। समय क्या दिक्कत, समय की मांग क्या है, हमें वो समझना है। हमारे पास समय है कम, और हमें कंटेंट को शॉर्ट करना है, हमारे पेपर के लिए उपयोगी जो हो वो पढ़ना है। अब इतना समय नहीं है कि हम फालतू की चीजों को पढ़ते रहें और कचरा इकट्ठा करते रहें। जो बता रहा हूं उतना पढ़ लेना। अब इस बुद्धि की बहुत सारी परिभाषाएं, इन परिभाषाओं में से ये सारी परिभाषाएं हमको नहीं रटना है। जो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है मैं उनको केवल बताऊंगा, आप केवल उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषा ज्यों के त्यों आती है, उसको आप ज्यों के त्यों ही याद करेंगे। जैसे गॉल्टन की परिभाषा है कि बुद्धि को पहचानने व सीखने की जो है योग्यता, उसे कहते हैं बुद्धि। पहचानने सीखने की शक्ति को बुद्धि कहा है। तो गॉल्टन क्या कह रहा है? पहचानना और सीखना। जो हाईलाइट है उसको आप टिक करेंगे केवल। बकिंघम का कहना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो बकिंघम की परिभाषा इंपोर्टेंट है। रायबर्न की बुद्धि समस्याओं का समाधान और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। टर्मन, अब इस पे लिख लेना वेरी मोस्ट, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। टर्मन की परिभाषा पक्के में पूछेगी टर्मन की। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचार। अमूर्त विचार मतलब जो आपके सामने थॉट नहीं है, प्रेम, क्रोध, घृणा या अन्य किसी आत्मा, परमात्मा, जन्म, जो हमारे सामने चीज आ नहीं सकती, उसे हम कहते हैं अमूर्त चिंतन। तो टर्मन कह रहा है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचना ही बुद्धि है भैया। ठीक है, और टर्मन की महत्वपूर्ण परिभाषा इसको अच्छे से याद करेंगे। वुडवर्थ का कहना, वुडवर्थ की परिभाषा भी इंपोर्टेंट है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। सिंपल सी परिभाषा है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि। कौन कह रहा है? वुडवर्थ। क्या कह रहा है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक क्या कह रहा है? अनुभवों के लाभ उठाने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। अब ये पढ़ लेना, थॉर्नडाइक की भी इंपोर्टेंट है। बुड्रो की छोड़ देना, नहीं पढ़ना। बिने की मोस्ट है, बिने की मोस्ट इसको पढ़ना कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। किन 4 शब्दों में? ज्ञान यानी नॉलेज, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। तो याद रखेंगे बिने क्या कह रहा है। देखो, बिने, साइमन, ये 2 व्यक्ति बुद्धि के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण है। टर्मन, बिने, साइमन, इन लोगों ने बहुत काम किया बुद्धि क्षेत्र में। तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, इन 4 शब्दों में बुद्धि निहित है। काय में? ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन, आलोचना में बुद्धि निहित है। ऐसा किसका कहना है? बिने का कहना है। ठीक है, मन के अनुसार ये भी छोड़ो, बर्ट के अनुसार छोड़ो, स्टेनबर्ग के अनुसार इसको पढ़ लेना। बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। बैचलर इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा परिभाषाएं, इनको हमें नहीं पढ़ना है, छोड़ देना इनको। ठीक है, रॉस, नवीन परिस्थितियों में चेतना अनुकूलन ही बुद्धि है, पढ़ लेना। बोरिंग,
बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ये पहले आ चुकी है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया इसको। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ये किसने कहा था? बेरिंग ने, पहले आ चुकी है परिभाषा। जैनसन छोड़िए, ये भी छोड़ो, नहीं पढ़ना। अब हम ये बुद्धि की 4 5 6 परिभाषा हो गई मोस्ट मैंने बहुत छुड़वा दी है, केवल आपको सिलेक्टेड रखी है, वही पढ़ना, क्योंकि आपके पास कंटेंट ज़्यादा इकट्ठा ना हो उतना ही पढ़ना है हमको, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं महिला प्रवेशक की दृष्टि से। अगर हम वर्ग 3 की दृष्टि से पढ़ेंगे तो पूरी ही पढ़ना है। वर्ग 3 में जो बाल विकास आएगा उसमें पूरी ही पढ़ना है, उसमें कोई छोड़ना नहीं है ना। अब देखिए बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं तो आप समझ रहे हैं बुद्धि क्या है? कार्य करने की क्षमता, समस्या समाधान कर सकते हैं, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं, है ना, या तर्क वितर्क कर सकते हैं। ये सब क्या है? बुद्धि की विशेषताएं हैं। देखिए क्या है भाई, यहीं से पढ़ लीजिए। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में क्या करती है? सामंजस्यता। आप कहीं गए, है ना, ससुराल में आ गए मायके से, अब ससुराल में सास रंजीली है, नंद भली आदमन है, समझ रहे हैं मेरी बात? आदमी कैसा है, आपके देवर जेठ कैसे हैं, एकदम नया माहौल है। और जिन्हें एडजस्टमेंट कर लिया उसके जीवन में शांति है, वो आगे बढ़ेगा। और जिन्हें बर्फ बासन फेंक दिया किचन में से, है ना, तो बस हो गया। तो अब किसे इंटेलिजेंट कहेंगे? जिसने एडजस्टमेंट कर लिया। जिसने एडजस्टमेंट नहीं कहेगा उसमें ये बुद्धि नहीं है, ठीक है। बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव है, स्वाभाविक सी बात है भाई। जे के माता मैतारी बाप बुद्धिमान होंगे, उसके बच्चे ही बुद्धिमान होंगे। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है? माता पिता से गुण प्राप्त होते हैं, वंशानुक्रम। और वातावरण मतलब अच्छे स्कूल में, अच्छे घर में, अच्छा माहौल मिलेगा तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी। यानी बुद्धि क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। अंतर करने की क्षमता विकसित करती है, भले में बुरे में, सत्य में असत्य में, नैतिक में अनैतिक में। अंतर कैसे कर पाओगे आप? जब आप में बुद्धि होगी। साथ में व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, ऐसा कौन कह रहा है? रॉस कह रहा है कि बुद्धि जन्म से ही आती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन मतलब क्या? जो आपकी वस्तु सामने नहीं उसके बारे में भी आप सोच विचार सकते हो। आप ईश्वर के बारे में सोच सकते हो कि ईश्वर सामने है क्या? आत्मा के बारे में सोच सकते हो, मन के बारे में सोच सकते हो, है ना, प्रेम के बारे में सोच सकते हो। ऐसे ही सीखने में सहायक है भाई। जिसमें बुद्धि नहीं होगी वो सीख ही नहीं पाएगा। ऐसे ही लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता भाई। लड़का हो या लड़की हो, सब में बुद्धि लगभग लगभग होती है। क्या ऐसा कि लड़की है तो बुद्धि नहीं होती? अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। जो आपको पहले से पता है, आपको एक बार आप जल गए आग से, तो क्या आप दोबारा आग आग को टच करोगे क्या? आपका अनुभव बेकार था, है ना। जिस काम को आपको एक बार आपने कहीं सीखा है उसको दूसरी जगह आप उपयोग कर सकते हो। तो जिसमें बुद्धि होगी वही तो कर पाएगा। जानवरों में बुद्धि नहीं होती ना। जैसे मान लीजिए कोई कोई गाय भैंस आई और आपके खलिहान में आपका फसल चर गई आपके घर पे, तो आपने उसमें लठ मार दिया, भगा दिया, आधे घंटे बाद घूम फिर के फिर आ जाएगी। वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भैंस गाय? तो क्या उसमें क्या नहीं थी? बुद्धि नहीं थी। लेकिन इंसान नहीं जाएगा। इंसान एक बार गलती कर देगा तो उस गलती रिपीट नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो फिर वो ढोर है, इंसान है ही नहीं। जटिल समस्याओं का समाधान, कठिन से कठिन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं काय के माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। तो ये सभी क्या है? बुद्धि की विशेषताएं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार कौन ने बताए? थॉर्नडाइक ने बताए बुद्धि, और गैरेट ने। बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने बताए प्रकार? 3 प्रकार। पहली बुद्धि का जो प्रकार है वो है मूर्त बुद्धि, या इसे हम गामक बुद्धि भी कहते हैं, या इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, या गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है भाई। मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, गत्यात्मक बुद्धि एक ही है। गत्यात्मक या गामक शब्द एक जैसे, एक्टिविटी, कुछ करना। यांत्रिक का मतलब होता है मशीनिंग, ठीक है। मूर्त का मतलब होता है जो सामने है, जो सामने वस्तु। जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारा स्टूल है, इस स्टूल को मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये घूम रहा है, कहीं इसका ढक्कन निकल गया, इसको सही कर दूं। जैसे मान लीजिए कोई खिलौने से बच्चे खेल रहा है, उसको खोल के देख के उसको खोल खाल के फिट कर देना वापस से। जो वस्तु आपके सामने है उनके बारे में सोच पा रहे हो, उससे कुछ कर पा रहे हो। यंत्र है, मशीन है, वस्तु है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि यांत्रिक बुद्धि जिनमें अधिक होती है, तो वो क्या बनेंगे? इंजीनियर बन जाएंगे। समझ में आ रही है? उनके सामने वस्तु है तो वो चीजों को मिस्त्री बन जाएंगे। जो प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ सोच समझ के कार्य कर पाते हैं अच्छे ढंग से, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि होती है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने या गैरेट ने बुद्धि के 3 टाइप बताए। पहला टाइप कौन सा है? मूर्त बुद्धि। कौन सा है? मूर्त बुद्धि। अब इस बुद्धि का संबंध यंत्रों से, मशीनों से, भौतिक वस्तु
मतलब भौतिक वस्तु क्या, ये पेन है जो जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, वो सब क्या होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं। इसमें व्यक्ति सामने रखी वस्तुओं को देखकर कार्य करता है। बुद्धि के व्यक्ति इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, नर्तक, डांस करने वाले, वादक, कोई चीज बजाने वाले, औद्योगिक कार्यकर्ता, कोई किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति। ये सभी कैसे, जिन व्यक्तियों में अच्छी मूर्त बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि होगी, वो क्या बन सकते हैं, कारीगर, मैकेनिक, नर्तक, वादक, औद्योगिक कार्यकर्ता। ठीक है, ये सामने रखी वस्तु सोच सकते हैं। दूसरी बुद्धि बुद्धि कौन सी है, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि मतलब क्या होती है, वस्तु आपके सामने है ही नहीं, फिर भी आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं। जैसे कवि है, कवि अपनी कल्पनाओं में कविता लिख देता है ना, कि जहां ना पहुंच पाए रवि तहां पहुंच जाए कवि, है ना। प्रेम के बारे में, श्रृंगार के बारे में, नदियों के बारे में। दार्शनिक, फिलोसफर, ईश्वर की, कैसा होगा ईश्वर या आत्मा, पुनर्जन्म, इनके बारे में। कोई वैज्ञानिक है, उसके सामने तो पता ही नहीं, लेकिन वो एक नया आविष्कार करता है, तो पहले वो क्या करता है, उसकी कल्पना करता है। क्या करता है, कल्पना। जब किसी व्यक्ति ने पहली बार फोन बनाया होगा, तो उस समय तो ऐसा हमने क्यों नहीं सोचा, उस व्यक्ति के दिमाग में कोई आइडिया आया होगा कि यार यहाँ से हम वहां बात कर सकते हैं, किस पुरुष ने अपने आइडिया पे काम किया होगा। समझ रहे मेरी बात। तो जो चीज सामने नहीं थी उसके बारे में सोचा और काम कर सकता है। अमूर्त, देखिए, ज्ञानोपार्जन पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से होता है, और यह विचार भावनाओं संबंधित होती हैं। भावनाएं मतलब होते हैं हमारे आंतरिक विचार। भावना किसे कहते हैं, जब तक हम अंदर हैं तो हमारे विचार। मैं एक ही व्यक्ति हूं, आप लोगों का सामने खड़ा हूं और सबको एक जैसे पढ़ा रहा हूं, पर सबके विचार मेरे प्रति अलग अलग होंगे। हमने एक तुलसीदास जी की पंक्ति सुनी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। ठीक है, तो इसमें भावनाओं की प्रधानता होती है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती। इस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म या मूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन करने के माध्यम से हल करना है। इस बुद्धि के व्यक्ति क्या बन सकते हैं, डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, गणितज्ञ, है ना, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक, ये बन सकते हैं अमूर्त बुद्धि के व्यक्ति। उदाहरण के लिए एक सफल इंटीरियर डिजाइनर, कहाँ आपकी टीवी होनी चाहिए, कहाँ आपका फ्रिज रखा होना चाहिए, कहाँ क्या आपका सोफा होना चाहिए, ये डिजाइन करने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं मकान के अंदर, उसे बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनर। वो कल्पना कर लेता है पहले कि यहाँ अच्छा लगेगा, यहाँ अच्छा लगेगा, है ना, सोच लेता है। अगली कौन सी बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि। जो व्यक्ति नेता होते हैं, जो अच्छे अभिनेता होते हैं, एक्टर होते हैं, लोगों को अपनी बातों में बरगला पाते हैं, है ना, लोगों को, जैसे मोदी जी हैं, सबसे कह देते हैं, बातों के बुला बेच देते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति, ऐसी बुद्धि क्या कहलाती है, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि में व्यक्ति अच्छे नेता, अच्छे व्यवसायी, दुकानदार कौन होगा, जो जल्दी जल्दी बात लगा, भाई साहब जो सौगंध खा रहा हूँ कि जो जैसो कपड़ा तो को मिल नहीं सके तुम्हें, लगा ले, वो बात है भाई साहब, आप झूठ, तुम्हें चाहे कितो ही बुरो शर्ट लग रही हो, तुम कहूँगी दुकान जाइयो, हम, अब लड़कियां तो वहां पे पहन के नहीं देखती, जैसे हम जाते हैं कि मान लो शर्ट पहन के देख रहे हैं, तो दुकानदार भी, अरे यार जम गए भाई साहब, भगवान कसम जम गए, समझ रहे हो, जाओ तुम पे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब एक भी शर्ट की या पैंट की वो ये नहीं कह सकता कि आप बुरा लग रहा है, भैया मस्त, हर पे मस्त लग रहा है। तो मतलब क्या है, अच्छा व्यवसायी, अच्छा कूटनीतिक, समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। देख, ग्रीन स्पैन ने 1979 में सामाजिक बुद्धि का अनुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें तीन घटक शामिल किए थे, सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक सूझ, सामाजिक संप्रेषण। अब इनको आप वैसे ही पढ़ लेना, इंपोर्टेंट नहीं है, काट देना, बस आप तो इतना याद रख लेना कि थॉर्नडाइक कैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त बुद्धि इंजीनियर, है ना, मैकेनिक, अमूर्त बुद्धि दार्शनिक, वैज्ञानिक, कवि, और सामाजिक बुद्धि अभिनेता, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। क्लियर, इतना याद रह जाएगा ना, बस इतना ही रह जाए तो काम चल जाएगा आपका, कि बुद्धि के प्रकार पूछ सकते हैं आपसे। अब इस पे लिखना वेरी वेरी मोस्ट, ये वेरी मोस्ट है। ये वैसे तो हमको डिटेल में पढ़ते हैं जब हम संविधान शिक्षक या टीचर की तैयारी करते हैं, पर यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा केवल आपको इतना याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया। क्लियर ना, और आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना, मैं आपको यहीं पर थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा कि किस सिद्धांत का मतलब क्या है। देखिए, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत दिया है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया है,
जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। सबसे पहले यही दिया गया, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। अब बुद्धि का एक कारक सिद्धांत क्या होता है, उसका मतलब होता है कि बुद्धि भाई एक कोई चीज है ना, एक कोई चीज है बुद्धि, यानी जिस व्यक्ति में बुद्धि है उसको मैं कह रहा हूं कि लिखना, उसके लिए हमने कहा नृत्य करना, उसके लिए गाना गाना, उसका गणित, उसका भाषा, अंग्रेजी हिंदी जो भी है, उसका इतिहास, सब कुछ अच्छा होगा। जिस व्यक्ति में बुद्धि है वो दुनिया के सारे काम अच्छे से कर पाएगा। ऐसा ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है अल्फ्रेड बिने। पर इस चीज को नकार दिया गया। क्यों नकारा गया, इसलिए नकारा गया कि भाई हमने देखा है ना कि जो अच्छा डांसर है वो अच्छा गायक हो जरूरी है क्या? जिसको गणित अच्छा आता है उसको हिंदी अच्छी हो गणित जरूरी है क्या? नहीं ना। इसलिए ये से हम एक कारक को तानाशाही सिद्धांत भी कहते हैं कि भाई आप तो एक ही व्यक्ति एक ही की बात कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन अब हमको याद तो रखना ही पड़ेगा ना कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बिने, जो फ्रांस के थे, अल्फ्रेड बिने। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, ये किसने दिया, स्पीयरमैन, ब्रिटेन के। किसने दिया, द्विकारक और बुद्धि का त्रिकारक, दोनों सिद्धांत किसने दिए थे, अल्फ्रेड बिने। अब देखना, सॉरी स्पीयरमैन ने, किसने दिए थे, स्पीयरमैन ने। अब ये क्या कह रहा है, स्पीयरमैन का ऐसा कहना है, स्पीयरमैन का ये कहना है कि भाई जो बुद्धि होती है वो दो, पहले उसने दो का सिद्धांत दिया। उसने कहा कि साहब एक होती हैं सामान्य योग्यताएं, क्या होती हैं, ये हमारी कौन सी योग्यताएं, सामान्य योग्यताएं, सामान्य योग्यताएं, ये कहा। और दूसरी होती हैं, उसने कहा साहब विशिष्ट योग्यताएं, क्या होती हैं, दूसरी होती हैं क्या, विशिष्ट योग्यताएं, विशिष्ट योग्यताएं। ठीक है, सामान्य योग्यताएं, विशिष्ट योग्यताएं। अब सामान्य योग्यता मतलब जैसे क्या, जैसे मतलब चलना है, बैठना उठना, खाना खाना, है ना, खाना खाना, कपड़े पहनना, जो सामान्य क्रियाएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं, सामान्य योग्यताएं, जो सभी में होती हैं। विशिष्ट योग्यताएं अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए क्या कहा उसने कि भाई किसी को अच्छी क्या आती है, पेंटिंग आती है ना, पेंटिंग अच्छी आती है, किसी को भाई नृत्य आता है, किसी को गाना आता है, किसी का गणित अच्छा है, ये सब चीजें ये क्या कहलाती हैं, विशिष्ट योग्यताएं, है ना। सामान्य योग्यताएं और विशिष्ट योग्यताएं, ये हो गया जनरल फैक्ट, जनरल, और ये हो गया हमारा स्पेशल बुद्धि। ये सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंसी, स्पेशल इंटेलिजेंसी। पर ये सिद्धांत दिया किसने, स्पीयरमैन ने। तो भाई बाद में उसने देखा कि ये जो गोला है अगर इनको एक साथ बना दिया जाए, ये है सामान्य बुद्धि और ये है विशिष्ट बुद्धि, तो हम देखते हैं बीच में एक कॉमन एरिया भी आता है। मतलब जो व्यक्ति खाना खा सकता है क्या, अच्छा गा नहीं सकता क्या, सामान्य योग्यता भी है। देखिए तो इसमें कुछ व्यक्ति में कॉमन योग्यताएं भी होती हैं, है ना, सामान्य योग्यताएं, विशिष्ट योग्यताएं और कुछ कॉमन योग्यताएं। तो ये कौन सा कारक हो गया, त्रिकारक, ये द्विकारक और ये त्रिकारक। ये दोनों सिद्धांत किसने दिए हैं, स्पीयरमैन ने दिए हैं। ठीक है, सही में आई मेरी बात। तो आप अच्छे से याद करेंगे, एक कारक किसका था, अल्फ्रेड बिने का, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसके हैं, स्पीयरमैन के। एक है अगला है बहुकारक सिद्धांत। अब बहुकारक सिद्धांत जो है ये दिया है, किसने दिया है बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है, थॉर्नडाइक का नाम सुना है आप, थॉर्नडाइक कौन है, थॉर्नडाइक जो है भैया पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किए थे। ये कह रहे हैं कि साहब जो बुद्धि है वो क्या है, कोई एक चीज से मिलकर नहीं बनी। बुद्धि में क्या है भाई, बहुत सारे कारक हैं, एक बैठने की योग्यता, एक गाने की योग्यता, एक हिंदी, एक ये जो है गणित की योग्यता, एक हमने कहा साइंस की योग्यता, ऐसे अनेकों अनेकों कारक मिलकर के ही क्या बनी है, बुद्धि बनी है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बहुकारक। क्या हो गया, बहुकारक सिद्धांत। ये किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। क्योंकि इसमें ये जो कण कण दिए हैं, तो बहुत सारे कण टाइप के दिए हैं, और कण काय में होते हैं, बालू में, भसुआ में होते नहीं होते, तो ये ऐसे बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, बालू का सिद्धांत। क्या कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ठीक है,
किसका है ये? थॉर्नडाइक का। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? तो भैया बहुकारक सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। ऐसे ही समूह का सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का। अब इन चार के बारे में डिटेल्स बता दिया, इनको ऐसे ही पढ़ लो। पढ़ तो इनको डिटेल में सकते हैं पर आवश्यकता है नहीं। अल्फ्रेड बिने का एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक स्पीयरमैन का, बहुकारक थॉर्नडाइक का, समूह कारक थर्स्टन का। ठीक है, कल पूछूंगा मैं आपसे। और बुद्धि का प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब होता है नमूना। क्या होता है? नमूना। सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन, है ना। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत सिरिलबर्ट और वर्नर ने। किसने दिया है? सिरिलबर्ट और वर्नर ने। बुद्धि, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम ने दिया है, तो नाम में छुपा है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी है ना, 3 आयाम होते हैं, 1 2 3, है ना, त्रिआयामी, 3 डायमेंशन। गिलफोर्ड अमेरिका ने दिया है। कौन सा? त्रिआयामी। देखो, त्रिकारक अलग है और त्रिआयामी अलग है। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत हैब ने दिया। त्रितंत्र अलग है या त्रिचापीय बोलते हैं इसको, ये किसने दिया? रॉबर्ट स्टनबर्ग ने, अमेरिका के हैं। संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। ये तो आपने पढ़ाई अच्छे से पढ़ी लिया है। ठीक है। तरल ठोस या धारा प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल ने। और बहुबुद्धि सिद्धांत, देखो बहुकारक नहीं है, बहुकारक तो किसने दिया था? गार्ड, बहुकारक दिया था थॉर्नडाइक ने। अभी तो पढ़ा है मैंने बहुकारक। ये किस क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुत सारी बुद्धि है। ये किसने दिया है? गार्डनर ने, अमेरिका के। एक बार इनको फिर पढ़ लेना। प्रदर्श सिद्धांत थॉमसन ने, पदानुक्रम सिद्धांत सिल्बर्ट ने, है ना। ब्लूम तो ठीक है, वो ब्लूम में नाम छुपा है। त्रिआयामी गिलफोर्ड ने, बुद्धि का बुद्धि खा हैब ने, है ना। त्रितंत्र रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने, तरल ठोस धारा प्रवाह सिद्धांत आरबी कैटल ने, और बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। कौन से ने? अमेरिका ने। अब जैसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है, इसका डिटेल से बताया गया है, हमको ये डिटेल नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ केवल नाम याद करने। अब आपको जो चीज पढ़नी है वो मैं बता रहा हूं, बुद्धि परीक्षण। क्या पढ़ना है? बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए, बुद्धि परीक्षण जो होता है, तो बुद्धि परीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ध्यान से कहें। सबसे पहले बात करें कि बुद्धि परीक्षण जो है सबसे पहले दिया किसने था। तो ये आप कुछ पॉइंट्स चाहे तो अलग से लिख सकते हैं। बुद्धि परीक्षण, तो बुद्धि परीक्षण है क्या? मतलब बुद्धि का टेस्ट करना, बुद्धि का टेस्ट करना। तो इसमें आप याद रखें, देखो पहले जमाने से ही बुद्धि परीक्षा की बात होती रही है, आज की कोई नई बात नहीं है। आपने एक संवाद सुना होगा, युधिष्ठिर का और यक्ष का संवाद। ये वो 5 पांडव वन में गए थे और उनको प्यास लगी, तो किसी तालाब के पास पहुंचते हैं। तालाब के पास पहुंचते हैं तो जैसे तालाब में पानी भरने जाता है, पहला कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए सबसे पहले सहदेव को भेजा, तो वो गया, जैसे पानी भरता तो यक्ष प्रकट हो जाता, बोलता है कि पानी तब भरोगे जब पहले मेरे 5 सवालों का जवाब दो, और सही जवाब दोगे तो आप जो है पानी भर पाओगे। उसने मना कर दिया, नहीं दिया, वो मर गया, पानी पिया। ऐसे सब आ गए। लास्ट में कौन आया? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने उन सभी सवालों का जवाब दे दिया, तो वो बाद में 5 पांडव जीवित हो गए। तो बुद्धि परीक्षण रहा है, पहले से ही रहा है, अलग अलग तरीके से बुद्धि जांच करते रहे। पर बुद्धि परीक्षण का जो नवीन आयाम रहा, वो सबसे पहले अगर हम इसे कहें मानसिक परीक्षण, एक शब्द दिया था क्या? मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण, परीक्षण शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इसको अच्छे से आप लिख लेना। ये शब्द दिया था सर्वप्रथम किसने? कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने। आरबी कैटल ने। किसने दिया था? आरबी कैटल ने। ठीक। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो बनाया था वो बनाया था साइमन ने 1905 में। प्रथम बुद्धि परीक्षण, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? साइमन ने। साइमन ने बनाया था। कब बनाया था? 1905 में। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? साइमन ने 1905 में। बस ये फैक्ट रखना, बिल्कुल सिलेक्टेड फालतू नहीं। और बाद में उसमें जो है थोड़ा सा चेंज करने वाले व्यक्ति थे, बिने थे। बिने ने उसमें कुछ चेंज किया, है ना। उसमें जो उसने ये जो बनाया था साइमन ने बुद्धि परीक्षण, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 प्रश्न थे।
प्रश्नों की संख्या 30 थी। कितनी थी? 30। ये आप याद रख लेना पहला। फिर उसमें बाद में लगातार चेंज होते गए। बिने ने इसमें पहला संशोधन कब किया? इस वाले में जो बनाया था 1905 में, तो इसमें संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन जो हुआ वो हुआ 1908 में। 1908 में। और संशोधन करके इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई, प्रश्नों की संख्या इसमें बढ़ा दी गई। फिर इसके बाद में दूसरा हुआ 1911 में। ये क्या हुआ है? संशोधन। पहला इसने कब बनाया था? 1905 में। फिर 1908 में इसमें चेंज किया। फिर दूसरा चेंज कब किया? 1911 में। ये हो गया हमारा दूसरा संशोधन। ठीक है। और तो इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या जो 30 थी बढ़कर कितनी हो गई थी? 59। समझ में आ रही मेरी बात? सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? साइमन ने 1905 में। उसने उसमें चेंज किया 1908 में, 11 में, और प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी? 59। बाद में इसमें 1916 में जो है टर्मन ने, 1916 में किसने? टर्मन अमेरिका का था। टर्मन ने 1916 में परीक्षण इसमें बदलाव किया। और ये जो बदलाव किया था, ये उसने कहाँ पर किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर है? अमेरिका में, है ना? विश्वविद्यालय अमेरिका में उसने चेंज किया था। तो इसलिए इसे स्टैनफोर्ड या बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और इसमें संख्या हो गई कितनी प्रश्नों की? बढ़कर कितने? 90। इसे हम, इसका नाम क्या हो गया बाद में? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। क्या हो गया? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, या इसे हम कह सकते हैं टर्मन बुद्धि परीक्षण। समझ में आ रही है मेरी बात? और उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? प्रश्नों की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 90। कितनी हो गई है? 90। अब देखो, बुद्धि का टेस्ट करना है तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। मानसिक शब्द किसने दिया? आरबी कैटल ने। प्रथम बुद्धि परीक्षण साइमन ने बनाया। इसमें पहला संशोधन 1908 में, दूसरा 1911 में। प्रश्न जो 30 थे वो 59 हो गए। बाद में भैया अमेरिका का एक टर्मन व्यक्ति था जिसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसमें चेंजेस किया। और ये कब किया? 1916 में। और प्रश्न संख्या कितनी हो गई? 90 हो गई। ठीक है। अच्छा, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत में 1922 में एफजी कॉलेज लाहौर में डीसी एच राइस ने शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण बनाया था। इसमें प्रश्नों की संख्या 35 थी। ये आप लिख सकते हो 1922 में। कब? 1900 भारत में, अगर हम बात करें भारत में, कब? 1922 में। कहां पर? लाहौर में। अब लाहौर तो उस समय भारत का हिस्सा था, अभी पाकिस्तान में लाहौर। ठीक है। लाहौर में जो है डॉक्टर सी एच राइस, डॉक्टर जो है सी एच राइस ने एक बुद्धि परीक्षण बनाया था। जो बुद्धि परीक्षण कैसा था? जो है वह बुद्धि परीक्षण था शाब्दिक व्यक्तिगत। कैसा था? शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसमें प्रश्नों की संख्या जो थी, प्रश्नों की संख्या थी 35। कितनी थी? प्रश्न संख्या थी हमारी 35। अभी मैं आपको बताऊंगा बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उसको आगे देख लेंगे। एक पॉइंट लिख लेना कि बिने साइमन के परीक्षण में संशोधन डॉक्टर सोनलाल और डॉक्टर भाटिया तथा पंडित लज्जा शंकर आदि ने किया। जो बिने साइमन परीक्षण था ना, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में 35 है। 35 बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में भारत के हिसाब से संशोधन भारत के
डॉक्टर सोहनलाल, सोहनलाल, डॉक्टर भाटिया और पंडित लज्जा शंकर तथा पंडित लज्जा शंकर ने किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख लेना। अब बुद्धि परीक्षण के प्रकार की बात करते हैं। अच्छा इधर कर दूं, लिख नहीं पाया क्या? डॉक्टर लज्जा शंकर ने किया क्या? देखो जो ये जो बिनेसाइन परीक्षण था ना, इसे भारत के हिसाब से, इसमें भारत में लागू करने के लिए अब क्वेश्चन जो उधर देखो, बुद्धि का परीक्षण करेंगे कैसे भाई, कुछ ना कुछ पूछना तो पड़ेगा, टेस्ट ले रहे हैं ना। तो क्या बनाए गए थे? प्रश्न बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? प्रश्न, है ना। अब वो प्रश्न पूछ रहे हो तो वो प्रश्न यूरोप के हिसाब के प्रश्न थे। अब इंडिया के बच्चों की बुद्धि टेस्ट करना तो इंडिया के हिसाब क्वेश्चन बनाए जाएंगे, बात समझ रहे हो। तो वो क्वेश्चन परीक्षण तो बने सारे बुद्धि तरीका वही था, पर प्रश्नों में संशोधन कर किया किसने? डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर भाटिया और लज्जा शंकर आदि ने। ठीक है, लिख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। क्या देख रहे हैं? बुद्धि परीक्षण के प्रकार, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। अब प्रकार मतलब टाइप। भाई बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार हो सकता है? तो बुद्धि परीक्षण होता है भाई दो प्रकार का। कितने प्रकार हो सकता है? बुद्धि परीक्षण प्रकार हो सकता है दो प्रकार का। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, और दूसरा होता है सामूहिक। क्या होता है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत और सामूहिक मतलब जब एक एक व्यक्ति का बुद्धि टेस्ट करेंगे तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। जब आप अलग अलग बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ परीक्षण करेंगे तो सामूहिक। एक व्यक्ति ये करना है तो व्यक्तिगत, जब सबका साथ में कर रहे हो तो सामूहिक। अच्छा, अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी दो टाइप का होता है। एक होता है शाब्दिक, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा होता है अशाब्दिक। क्या होता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ध्यान से समझना, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अरे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? देखो एक एक व्यक्ति से आप आ रहे हो, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और तुमने उसे क्वेश्चन आंसर लिखने को दे दिए, तो क्या वो व्यक्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं या ज्यादा उम्र के हैं तो उनके लिए बुद्धि परीक्षण कैसा है? शाब्दिक। जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं उनके लिए कैसा है? अशाब्दिक। या मान लो छोटे से बच्चे की 6-7 साल के बच्चे की बुद्धि टेस्ट करना है तो उसकी बुद्धि टेस्ट के तुम शाब्दिक से करोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए कैसा है? अशाब्दिक। अनपढ़ लोगों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, मानसिक बीमार लोगों के लिए अशाब्दिक, और बड़े लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या है? शाब्दिक। लेकिन एक एक व्यक्ति करना, इसलिए कैसा है? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक ऐसे ही कायम होगा सामूहिक में। इसमें भी दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण होंगे। एक होंगे हमारे कैसे? शाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक होगा, और दूसरा कैसा होगा? अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक। क्लियर? शाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार होते हैं? व्यक्तिगत, सामूहिक। व्यक्तिगत भी शाब्दिक अशाब्दिक हो सकता है और सामूहिक भी शाब्दिक अशाब्दिक हो सकता है। अब एक और चीज आप यहां पे लिखेंगे, कुछ परीक्षण। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, पहले बात कर रहे हैं व्यक्तिगत। पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि भाई जो इसमें नहीं बन पाएगा क्या, यहीं पर चाहे तो यहीं लिख लेना आप नीचे। जैसे मैंने कहा ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक। अब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं? ये
देखिए, व्यक्तिगत बुद्धि का अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले, किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का परीक्षण किया। इसमें कौन कौन से भेद हैं? सबसे पहला है अल्फ्रेड बिने का, व्यक्तिगत में अल्फ्रेड बिने का। किसका है? अल्फ्रेड बिने का। बिने का बुद्धि परीक्षण कैसा है? व्यक्तिगत है और शाब्दिक है। ठीक है। और भारत के हिसाब से बात करें, जो है मोहसिन एवं जोशी के परीक्षण किसके हैं? भारत के साथ बात करें तो मोहसिन एवं जोशी के परीक्षण। ठीक है। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किस किसके हैं? अल्फ्रेड बिने का है, और भारत में मोहसिन और जोशी का है। ठीक। अगर हम बात करें व्यक्तिगत अशाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, तो व्यक्ति से अशाब्दिक की बात करेंगे तो इसमें जो आएगा हमारा इसमें दिए तो नहीं। इसमें इसके बारे में कोई दिए, कुछ दिए ही नहीं है। अगर कुछ मिल जाए तो आप लोग देख लेना, मतलब इसमें लिख लेना है। अच्छा, ये बैचलर बुद्धि परीक्षण जो है ना, बैचलर बुद्धि परीक्षण, ये सामूहिक और शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का है। अवाचिक बैचलर बुद्धि परीक्षण, इन दोनों में काय के लिए? बैचलर। अच्छा, बैचलर बुद्धि परीक्षण जो है ना, वो सामूहिक है और शाब्दिक भी है और अशाब्दिक भी है। 5 प्रश्न शाब्दिक हैं, 5 अशाब्दिक हैं। अशाब्दिक कैसे करेंगे, आप समझ रहे हो? जिसमें चित्र, चार्ट, मैप, नक्शे, खिलौने आदि के माध्यम से पूछेंगे, जिसमें शब्द नहीं होंगे, लिखा पढ़ी कुछ नहीं होगी। ठीक है। जैसे अपन चुनाव करवाते हैं ना, तो अब मान लीजिए, अब जो चिन्ह क्यों देते हैं? भात का पंजा, कमल का फूल क्यों देते हैं? जो गाँव के लोग बेचारे नाम नहीं पढ़ सकते, ज्योतिराज सिंधिया लिखा है, तो वोट कैसे डालेंगे? तो वो फूल का निशान देख के या पंजे का निशान देख के अपना वोट डाल देंगे। ठीक है। तो ये हमारा बुद्धि हो गया। बुद्धि में एक चीज और आप अच्छे से याद कर लेना, अलग से जो मैं बता रहा हूँ, लिख लिया ना आपने ये लोग? बुद्धि में एक चीज और पढ़ेंगे आप, बुद्धि का सूत्र, बुद्धि के परीक्षण का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो इसमें आप कुछ लिखेंगे, बुद्धि के घटक, एक लिखेंगे आप मानसिक आयु, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज। मेंटल एज का विचार सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने दिया। का विचार सर्वप्रथम सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने दिया। ये आप लिख लेना। मानसिक आयु यानी मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया। ठीक है। और मानसिक परीक्षण तो आपने पढ़ ही लिया, किसने दिया था? आरबी कैटल ने। पढ़ा था ना भैया मानसिक परीक्षण। ठीक है। बुद्धि लब्धि
बुद्धि लब्धि का विचार सबसे पहले किसने दिया? टर्मन ने दिया। बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? टर्मन ने दिया। बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। अब बुद्धि लब्धि क्या बोलते हैं अपन? शॉर्ट में बोलते हैं आई क्यू। क्या बोलते हैं? आई क्यू का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? टर्मन ने दिया। और बाद में बुद्धि लब्धि का सूत्र भी किसने दिया? आईक्यू का सूत्र भी किसने दिया है? टर्मन ने दिया है। किसने दिया? टर्मन ने दिया, है ना? क्योंकि वर्तमान में अपन टर्मन का ही मानते हैं, लेकिन स्टर ने दिया था पहले तो। अब आई क्यू बराबर क्या होता है? आई क्यू इक्वल टू मानसिक आयु, आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु क्या बोलते हैं? एम ए। वास्तविक आयु क्या बोलते हैं? सी ए इंटू 100। जैसे मान लीजिए मानसिक आयु किसे कहें? कोई बच्चा, देखिए वास्तविक आयु तो उसके जन्म प्रमाण पत्र में लिखिए। मान लीजिए कोई बच्चा, है ना, 4 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, और 4 वर्ष का है या 6 वर्ष का, मान लीजिए 6 वर्ष का है कोई बच्चा, 6 वर्ष का कोई बच्चा है, और उसका जो है उसकी मानसिक आयु, मतलब मानसिक आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 6 वर्ष का है, तो 6 साल का बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है बताइए? 6 साल का बच्चा पढ़ता है पहली क्लास में। कौन सी क्लास में पढ़ता है? पहली क्लास में। अच्छा, ये 6 साल का बच्चा हैगा, ये क्या कर रहा है? ये कक्षा 5वीं का सवाल हल कर रहा है। 5वीं का सवाल हल कर रहा है ना? हल करता है। अब 5वीं में उम्र उसकी कितनी हो जाएगी? 10 साल। कितनी हो जाएगी? 10 साल हो जाएगी। हो जाएगी नहीं जाएगी? तो वह 10 साल उसकी क्या हो जाएगी? बात समझ में आ रही है? कक्षा, उसकी सही उम्र में 6 साल है, वास्तविक उम्र कितनी है? 6 साल। लेकिन वो कक्षा 5वीं का सवाल हल कर रहा है। अब 5वीं में बच्चा कब पहुंचता है? 10 साल में। कब पहुंचता है? 10 साल में। कक्षा 6 में, कक्षा 1 में 6 साल में, 2 में 7 में, 3 में 8 में, है ना? ऐसे ही 4 में 9 में, और 5 में 10 में। तो उसकी उम्र कितनी हो गई? 10। इंटू कितना करना है? 100। तो आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? काट के देख लो कितना आ रहा है। काटो, दशमलव में आएगा। काटो, कितना आ रहा है? कितना? 166। जाकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा हो गई। कितना आ गया? 166। 166 इसका आईक्यू हो गया। मतलब आईक्यू ऐसे निकाला जाता है। बच्चा कक्षा 1 को मोड़ा मोड़ी 5वीं को सवाल सॉल्व कर रहा हो, तो मतलब बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए इसे क्या कहेंगे? आईक्यू। क्या कहेंगे? आईक्यू। अब ये आईक्यू ऐसे निकालते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब अलग अलग आईक्यू लेवल के जो हैं बच्चे अलग अलग होते हैं। तो आप ये लिख लिया आप लोगों ने? देखिए, तो आप लोग याद रखेंगे कि किस आईक्यू लेवल के बच्चों को क्या कहा जाता है। तो आप ये याद रखें, ये ऐसे लिख लेना कि ये बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, और ये जो है बुद्धि का प्रकार, बुद्धि का प्रकार। जैसे अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि है 140 से अधिक है, कितनी है? 140 से अधिक, अधिक है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिभाशाली। क्या कहते हैं?
प्रतिभाशाली। और प्रतिभाशाली हैं ये दुनिया में मात्र 2% लोग होते हैं। कितने होते हैं? 2%। ये कॉलम बना देता हूं मैं काय का? प्रतिशत का। दुनिया के मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि कितनी होती है? 140 से अधिक निकलती है। जिनकी बुद्धि 120 से 139 के बीच होती है, या 100 तुम याद करने के लिए 140 भी कर सकते हो, उन लोगों को हम बोलते हैं अतिश्रेष्ठ। क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, कुशाग्र बुद्धि। अतिश्रेष्ठ बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि। ये दुनिया में मात्र कितने लोग होते हैं? 7%। ठीक है, याद रखेंगे। जिनकी बुद्धि लब्धि लब्धि 110 से लेकर के 119 तक होती है। कितनी होती है? 119 तक। वो तीव्र बुद्धि वाले लोग होते हैं। कैसे होते हैं? तीव्र बुद्धि होती है उनकी। और ये दुनिया में जो लोग होते हैं, ये दुनिया में 16% लोग होते हैं। ठीक है, याद रख लेना इसको। और जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 होती है, उन्हें हम कहते हैं सामान्य बुद्धि या एवरेज। क्या कहते हैं? औसत बुद्धि, या हम जिन्हें कहते हैं सामान्य बुद्धि। औसत बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि। वो दुनिया तो 50%। अगर बुद्धि इससे और कम जाती है, बुद्धि बुद्धि कम जाती है, यानी 80 से 89 के बीच में बुद्धि है, तो इसको हम बोलेंगे मंद बुद्धि। क्या बोलेंगे? मंद बुद्धि। क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि। और दुनिया में लगभग 16% लोग ऐसे होते हैं। और यदि बुद्धि लब्धि और से कम आती है, 70 से 89 के बीच में आती है, तो उसे हम निर्बल बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षीण बुद्धि या फिर निर्बल बुद्धि, है ना। इसकी बुद्धि 70 से कम, 70 से कम है, 70 से कम है, तो आप समझ जाइए ये कहलाएगा ई। ये सामान्य का क्या है? सामान्य वाला कॉलम। औसत बुद्धि क्या हो गया? तो देखिए, जिनकी बुद्धि 70 से कम है वो मूर्ख हैं, जिनकी 140 से अधिक है वो प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, तो ऐसे मात्र दुनिया में 2% लोग होते हैं। ठीक है, अब आपकी बुद्धि कंप्लीट है, इससे ज़्यादा बुद्धि से कुछ नहीं पढ़ना। ये मैंने बनाया है, ये जो मैंने पढ़ाया है इतना ही पढ़ना है बुद्धि में। ऐसे हमने बुद्धि खत्म कर दी, ऐसे मैं कल व्यक्तित्व खत्म कर दूंगा, पर्सनालिटी, है ना। लेकिन हमें हमें थोड़ी सी समस्या जो विशिष्ट वाला के हैं उसमें लगेंगे हमें 2-3 दिन, क्योंकि वो टॉपिक आपके में अलग से दिया है और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उसको, क्या है, को विशिष्ट वाला को। ठीक है, ओके।